हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में फिर अगेन हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे और इन 40 क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स के, ऑडिट के, इनकम टैक्स के सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो बेसिकली आ सकते हैं और आप इसी लेवल को ही लेके चलिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लेवल पूछना चाहेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का नहीं है। ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश करेंगे। हर एक जो पॉइंट रहेगा उसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 91 अपना, इनवॉइस फ्रॉम वेंडर यानी सप्लायर व्हिच आर ड्यू इन 30 डेज़ शुड बी क्रेडिटेड टू। जो इनवॉइस होता है वेंडर का, जो कि ड्यू होने वाला है 30 दिनों में, उसको हम कहाँ लिखेंगे? तो देखिए, हम 2 अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल। ये जो 2 अकाउंट होते हैं, ये अकाउंट बनते हैं उनके लिए जिनका डेट ड्यू हो चुका है। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपने किसी से सामान उधार खरीदा और जब सामान उधार खरीदा, तो वो बंदा आपको तुरंत-तुरंत कॉल नहीं करता, एक पर्टिकुलर डे के बाद कॉल करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि वो केवल आपको कॉल कर रहा है? जी नहीं। उसने एक अकाउंट बनाया था, उसका अकाउंट उस अकाउंट का नाम था उस अकाउंट का नाम था अकाउंट पेएबल, ठीक है? उस अकाउंट का नाम क्या था? अकाउंट पेएबल। और जो अकाउंट पेएबल होता है ना, वो आपको वो आपको दिखाता है कि आपको किसको कॉल करना है, ठीक है? तो वो उसको देख के आपको कॉल कर रहा है और आपको कॉल करने के साथ-साथ उन लोगों को भी कॉल कर रहा है जिनका ड्यू होने वाला है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट अ लायबिलिटी अकाउंट। तो आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि जो आपका कैश अकाउंट है ये आपका लायबिलिटी अकाउंट नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके लायबिलिटी अकाउंट्स हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन दी। सप्लायर का जो पर्सनल अकाउंट होता है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है? तो आपको ऐसे पता है, दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे। ये जो सप्लायर का पर्सनल अकाउंट होता है वो क्या होता है बेसिकली? तो सप्लायर का जो पर्सनल अकाउंट होता है, ओके, तो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो जो सप्लायर होता है उसका पर्सनल अकाउंट होता है। सप्लायर बेसिकली कौन? तो सप्लायर हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है? और क्रेडिटर जो होता है उससे हम क्या करते हैं? परचेस करते हैं। इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस हिंट के साथ इसका आंसर होगा परचेस लेजर। 94 क्वेश्चन हम देखते हैं। 94 क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2012 डजंट मैटर कौन सा ईयर है, विल अपीयर ऑन, ठीक है? अब 2012 दिया है तो हो सकता है ये क्वेश्चन 2012 को ही लेके चल रहा होगा, ठीक है? ओल्ड क्वेश्चन हो सकता है ये। तो कोई भी रेंट आउटस्टैंडिंग है दिसंबर मंथ के लिए, उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्या हम उसको कैश बुक में लिखेंगे? जी नहीं, कैश बुक में तो लिखना ही नहीं है, ठीक है? तो पहला आंसर भी गलत हो गया, दूसरा जो ऑप्शन था वो भी गलत हो गया, ठीक है? और ऑप्शंस दिए होंगे हमको, हम देखते हैं ऊपर। तो ऊपर जो है ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, इधर इधर और नोवेयर, ठीक है? तो ना ही इधर आएगा, ठीक है? ना ही नोवेयर, मतलब ये सॉरी, तो नोवेयर ही लिखेंगे। बेसिकली रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट आउटस्टैंडिंग के लिए एक लायबिलिटी अकाउंट ओपन करते हैं हम, जिसका एक नाम हम क्या लिखते हैं? रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है? और उसको हम कहाँ लेके जाते हैं? उसको हम लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके बाद वो जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया हो गया, ठीक है? 95 जो है, अ क्रेडिट एंट्री इन अ रियल अकाउंट मीन्स, एक क्रेडिट एंट्री हुई है रियल अकाउंट में, तो आप समझिए ये रियल अकाउंट बनता है और ये मशीन अकाउंट अपन मान लेते हैं, ठीक है? तो एक मशीन अकाउंट है। मशीन अकाउंट में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट में, तो अगर मशीन बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। और मशीन कम होती है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। मशीन बढ़ रही है तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं और मशीन कम होती है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो एक क्रेडिट एंट्री
इन रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है ना? सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग अपना एक नॉर्मल सा अजम्पशन लगा लीजिए और उसके बाद आंसर मैं आपको बताता हूँ। और आंसर अगर आप सही सोच रहे हैं तो अगर मशीन आता है तो डेबिट साइड में आता है और मशीन जाता है तो क्रेडिट साइड से जाता है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, इसका क्या होगा? अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन को भी हम इस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। हम लोग मशीन सेल करते हैं तो भी इसी साइड क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिक्रीज ही होता है किसी भी एंगल से। अगर हम करते हैं तो ये डिक्रीज ही हम लिखते हैं इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि अकॉर्डिंग टू दी नेट एसेट इज, नेट एसेट क्या होता है? तो हमारा जो नेट एसेट होता है किसी भी कंपनी में, तो उसमें हम लायबिलिटी माइनस करते हैं। और लायबिलिटी माइनस करने के बाद में उसमें हम जो बचता है वो हमारा नेट एसेट होता है। तो लेकिन लायबिलिटी कौन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा आउटसाइड लायबिलिटी। तो हम कैपिटल को कंसीडर नहीं करते जब हम नेट नेट एसेट निकालते हैं। हम केवल आउटसाइड लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, ये सारी लायबिलिटी जो होती है वो हम माइनस करते हैं। आंसर होगा डी, ठीक है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे बोलता है कि द डेट which are to be repaid within a short period, a year or less are referred to as, क्या बोलते हैं इसको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्रेडिट करंट लायबिलिटीज, ठीक है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्या डिस्क्राइब करता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन को? आंसर होगा सी, जर्नल। जर्नल लेजर, लेजर तो फर्स्ट डिस्क्राइब किस में होता है? बेसिकली डिस्क्रिप्शन किस में होता है? जैसे आप कोई भी एंट्री करते हैं तो उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसका, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आप नीचे लिखिए क्योंकि ये भी एक एमसीक्यू बनता है कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एंट्री जो कि दोनों साइड आती है, बोथ द साइड ऑफ 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक के दोनों साइड आती है, उसको हम कौन सी एंट्री का बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता है कि एक जो 3 कॉलम कैश बुक होती है उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है? तो हम सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस ईयर एंड में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? ट्रायल बैलेंस हमेशा ईयर एंड में प्रिपेयर किया जाता है। क्यों किया जाता है ईयर एंड में? क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? तो अकाउंट सारे जब क्लोज हो जाते हैं तब जाके ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन से बिजनेस इज इन प्रॉफिट व्हेन, बिजनेस प्रॉफिट में है हम कब बोलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम जब ज्यादा होता है एक्सपेंस से, है ना, तब हम उसको बोलते हैं कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है। क्वेश्चन नंबर 103 says that a bill drawn, one second, a bill drawn and accepted without consideration, ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो लोग 11th 12th में हैं, है ना, वो लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक बिल है जिसको ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब इसमें कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, ट्रेड बिल में, ट्रेड जैसे नाम में आ गया तो ट्रेड जो है आपका उसमें कंसिडरेशन रहता है, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। फॉरेन बिल जो होता है वो भी फॉरेन में जो ट्रेड होता है उसके लिए होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। डिमांड बिल एक तरह का ऐसा बिल होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिमांड करता है, तो डिमांड करने का मतलब ही हो गया कि उसको कंसिडरेशन मांग रहा है, इसलिए वो कैंसिल हो गया। अब बचा आपका ये ऑप्शन बी, ये ट्रायल एंड एरर मेथड था। बाकी इसका मैं बता देता हूँ, अकोमोडेशन बिल वो होता है जो एक दूसरे व्यक्ति की या दूसरे पार्टी की सहायता के लिए या उसकी सुविधा के लिए बनाया जाता है, ठीक है? उसको हम अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। इसमें किसी तरह का कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी मतलब
इंटरेस्ट या पेनल्टी या किसी तरह का परचेज या सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये बस बनाया गया है ताकि सामने वाले की कुछ मदद हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ आउटस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ सॉरी द चेक इज काइंड ऑफ। चेक क्या होता है बेसिकली? तो चेक आपका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री इनटू लेजर, है ना? जर्नल एंट्री से लेजर में जो ट्रांसफर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जर्नल एंट्री से जो लेजर में ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, इसमें आप कमेंट करके बताइए कि जर्नल में जो एंट्री की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। जर्नल में जो हम एंट्री करते हैं उसको उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोलता है, स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन अ बिजनेस हाउस। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के संदर्भ में आपको बताना है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें पहला ये दिया हुआ है कि कंपलसरी नहीं है। क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है ये। ठीक है। नेसेसरी टू प्रिपेयर टू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम इसको नहीं बनाते हैं। इट्स बैलेंस रिवील सरप्लस और डेफिसिट। तो देखिए, सरप्लस और डेफिसिट आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, ना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स प्रिपरेशन इज नॉट कंपलसरी। सर कंपलसरी क्यों नहीं है? हमको तो बताया नहीं गया है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको बता दिया जाए कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं होता है, एक तरह का कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो आपका होता है उसी का एक मिक्सचर होता है। इसमें कैश और बैंक के जो बैलेंस होते हैं उनको मिला के ओपनिंग बैलेंस और उन्हीं को मिला के क्लोजिंग बैलेंस तैयार किया जाता है। और जो कैश और बैंक में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उन दोनों के ट्रांजेक्शन को ही इसके अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, और 107 आपसे बोलता है कि एन आइटम ऑफ 7,650 has been debited to a personal account as 6750। ये क्या है? तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो आपने गलत डाल दिया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बुक डेट्स आर शोन अंडर। तो डेट के लिए जो आप शो डेट के जो अफेयर्स होते हैं उसको आप लिस्ट एफ में डालते हैं, और लिस्ट एफ में आपकी अन्य और कुछ पुस्तकें होती हैं, जैसे कि आपके गुड डेट होते हैं, डाउटफुल डेट होते हैं या बैड डेट होते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं? लिस्ट एफ में आते हैं। ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। ये क्लास 12 में दिया हुआ है। ठीक है। जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी बुक में इसका जिक्र है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, सॉरी, प्रेफरेंस के लिए भी है, और इक्विटी शेयर के लिए भी उसमें लिस्ट दी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है, एरर रिलेटिंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट। अगर आपको फंडामेंटल एस्पेक्ट नहीं पता, उसके चलते गलतियां हो गई हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के केस में आप अगर कोई ऐसी गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, जो सबको पता होनी चाहिए एज एन अकाउंटेंट, वैसी गलतियों को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन 110, व्हेन एसेट आर लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, व्हाट शुड बी लिस्टेड फर्स्ट फ्रॉम द गिवन चॉइस। अगर लिक्विडिटी के केस में हम लिक्विडिटी के संदर्भ में हम अगर इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमारा कैश इन हैंड आएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड जो है वो कैश इन हैंड है, ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद बिल्डिंग जो है ये सबसे हमारा आखिरी में आएगा। ठीक है। ये हमारा आखिरी में आएगा, मतलब चौथे नंबर पे हमारा बिल्डिंग आएगा। सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक, और थर्ड नंबर पे हमारा आएगा गुडविल। ठीक है। चलिए।
नेक्स्ट को जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है प्रीपेड इंश्योरेंस इज शोन एज प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो कहाँ शो होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपका एक तरह का एसेट है, और एसेट जो है वो आपके एसेट अकाउंट में करंट एसेट के नीचे आपको दिया जाता है। एडवांसेस प्रीपेड एडवांसेस के नाम से आप एक ओपन करते हैं, तो प्रीपेड एडवांसेस आपका करंट एसेट में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 112, और ये बोलता है व्हाट आर द रीजन फॉर बैड और इररिकवरेबल डेट। जो बैड डेट होते हैं और जो इरिकवरेबल डेट होते हैं, उन लोग का कारण क्या है। तो उन लोग का कारण ट्रेड डिस्प्यूट हो सकता है, उन लोग का कारण कस्टमर का फ्रॉड हो सकता है, उसका कारण हो सकता है कि कस्टमर जो है बैंकक्रप्ट हो गया। यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है, ये गलत है। बैंकक्रप्ट पूरा एक साथ आता है, ठीक है। तो ये बैंकक्रप्ट भी हो सकता है आपका कस्टमर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वॉज। ये आपको पहले भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये रिपीट हुआ था कि ल्यूकस पैसिओली जो थे, है ना, ये फर्स्ट पब्लिश किए थे प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री का सिस्टम, है ना। और इसके साथ साथ आपको अगर याद ना हो तो बताऊं कि प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम, सॉरी, डबल अकाउंट सिस्टम जो है वो कहाँ चलता है। डबल अकाउंट सिस्टम आपका चलता है इंग्लैंड में। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिकॉज ऑफ। कौन से कॉन्सेप्ट के तहत अकाउंट जो है वो नॉन फाइनेंशियल यानी इमोशनल एस्पेक्ट जैसे चीजों को ट्रांजेक्शन में नहीं लिखता है। उसका कारण है मॉनिटरी मेजर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो मॉनिटरी जो होते हैं उसी को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, बाकी चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 आपको बोलता है कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर। कौन से कॉन्सेप्ट के तहत जो आपके लाइफ है बिजनेस की, उसको हम बांटते हैं टुकड़ों में, साल दर साल बांटते हैं उसको, एक एक साल के गैप में बांटते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है आपको कि आपका जो बिजनेस है ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जो आपका बिजनेस है उसको कुछ भागों में बांट के उसकी जो हेल्थ है उसकी चेकअप आप लोग करते रहेंगे। दैट्स व्हाई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपको बोलता है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट के कॉन्टेस्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला आपको बोलता है द ऑडिटर इज नॉट कंसंट्रेट with the adequacy and reliability of the evidence presented by his client। तो ऑडिटर जो होता है वो कंसर्न नहीं होता है, ये कंस्टेटेड लिखा हुआ है विद द एडुकेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड बाय हिज क्लाइंट। तो ऐसी बात नहीं है, हम विश्वास करते हैं, ठीक है, हम विश्वास करते हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न विद एविडेंस एंड इवैल्यूएशन टू एस्टैब्लिश द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ फैक्ट दैट एक्चुअली ऑकर्ड। ठीक है, तो ऑडिटर जो होता है प्राइमरीली कंसर्न होता है, चिंतित होता है उस एविडेंस में और उसके उसके इवैल्यूएशन में जो एस्टैब्लिश होता है एक्यूरेसी के साथ और ऑथेंटिसिटी के साथ। तो ये सही आपका है। नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलत चीजें ज्यादा पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि गलत चीजें पढ़ने से आप गलती करने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। तो ऐसा कौन सा चीज है इसमें जो ऑडिट का एडवांटेज नहीं है। तो क्वेश्चन आप सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, ए बी सी डी जो भी आपको चूज करना है तो चूज कर लीजिए और देखिए कि आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आपने चूज कर लिया होगा, मैं बताऊं कि इसका आंसर जो होगा वो है सी, इट रिड्यूस कॉस्ट बर्डन। तो ऑडिट कराने से आपका कॉस्ट बर्डन जो है वो कम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऑडिट की भी अपनी एक कॉस्ट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे कॉस्ट बढ़ती है ना कि कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका है क्वेश्चन आपको बोलता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन, वन सेकेंड, आपको क्वेश्चन शो नहीं हो रहा होगा।
फिजिकल वेरिफिकेशन इज कैरिड आउट, फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कैरी किया जाता है फॉर किसके लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, रेंट के लिए, रेंट रिसीव के लिए, वेजेस एंड सैलरी के लिए। तो भाई फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किसका होता है, ऑब्वियस सी बात है जो फिजिकल होगा उसके लिए, तो क्लोजिंग स्टॉक ही इकलौता ऐसा फिजिकल फैक्टर आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कवर द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये आपको पूछ रहा है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर को कौन से सेक्शन में उसको कवर किया जाता है। तो कौन से सेक्शन में, आपको पहला ही सेक्शन देके रखा है 142। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें अपन ने किया हुआ था कि ऑडिट का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में होता है, तो ये आपका 141 में होता है। ठीक है, तो 141 में आप ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं और 142 में उसका रेम्यूनरेशन फिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू वेरीफाई whether the loans and advances have been properly secured or not is referred as, जिसमें जो लोन है कंपनी के और एडवांसेस हैं उनके वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं या नहीं है, उसको ऑडिट जो ऑडिटर वो करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी है, कि सर्टेन ड्यूटीज इम्पोज बाय लीगल कोर्ट डिसीजन, या फिर ड्यूटीज अराइजिंग आउट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्वल एथिक्वेंटल। ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ये उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो लोन्स और एडवांसेस जो हैं या बाकी और भी चीजें हैं उनको प्रॉपरली चेक करेगा। ठीक है, इसमें केवल लोन्स एंड एडवांसेस दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो सारी चीजों को, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, उनको बहुत अच्छे से चेक करेगा कि वो सही है कि नहीं। अगर एसेट लिए गए हैं तो कहाँ से लिए गए हैं, जैसे कि उसको लोन से लिया गया होगा तो जो लोन है वो सिक्योर है कि नहीं, अगर लोन अनसिक्योर है तो उसको कितने दिनों में पे करने की बात बोली गई है, तो उसका समय आपको देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कंपनी ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है। तो अगर इस केस में कुछ नहीं बोला है, कंपनी ऑडिटर बोला है, तो कंपनी ऑडिटर मतलब कंपल्सरी ऑडिट जो है वहां पे अपॉइंट हो रहा है, और यहाँ पे शेयर होल्डर आपका अपॉइंट करते हैं। अगर इंटरनल ऑडिटर बोला होता तो उस केस में डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोलते हैं वो लोग अपॉइंट करते हैं, और स्टेचुटरी ऑडिट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन द विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेट्स अकाउंटिंग फंक्शन फ्रॉम ऑडिट, कौन से ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग फंक्शन को ऑडिट से अलग किया था। तो ईयर जो है वो आपका 1976 आ जाएगा। 1976 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑडिट और अकाउंटिंग टर्म को अलग कर दिया था, इसके पहले दोनों साथ साथ होते थे। स्टेचुटरी ऑडिट में बी कंडक्टेड बाई, स्टेचुटरी ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, तो सीधी सी बात है आपको सबको पता है, लास्ट टाइम अपन ने इसको सेक्शन 141 में दिया भी गया था कि ऑडिटर जो होता है ही मस्ट बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर नहीं होगा तो ऑडिट कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एज पर CNAG एक्ट 1971 द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है। तो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो पद होता है वो आपके 6 साल के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Aggregate amount of deduction under section 80C, 80CCC, 80CCD कैन नॉट एक्सीड। तो देखिए यहाँ पे सबके सामने क्या लगा है, सी, सी, और ये भी सी है, तो जो 80C है ना उसके अंदर ये सारे के सारे आते हैं, और सबको मिला के ही आपको 1.5 लाख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इन विच ऑफ दीज प्रोविजन
sorry, in which of these provident fund deduction is not allowed under section 80C in respect of contribution of employees every year? कौन से ऐसे प्रोविडेंट फंड हैं जिसमें 80C में डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, हर साल? तो देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ऑप्शन क्या बोलते हैं 126 का जो ऑप्शन है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है प्रोविडेंट फंड, ऐसे जगह पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। इसमें कंफ्यूज करने के लिए एवरी ईयर बोल दिया है, लेकिन एवरी ईयर की बात ही नहीं है, मिलेगी ही नहीं कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द असेसी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी? रेसिडेंट के बेसिस में आपको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कौन कौन सी 3 कैटेगरी है आप बताइए कमेंट में, या फिर चलिए मैं बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहला आपका नॉन रेसिडेंट होता है जो इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें वो होता है कि वो 128 डेज जो है ना, 128 डे से कम जो है वो इंडिया में रहा है, बट फ्रिक्वेंटली आते जाते रहता है। थर्ड जो है रेसिडेंट, तो 128 डे से आपका अबव जो इंडिया में रहा है उसको आप बोलते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो 128 डेज जो है उससे अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है इनकम टैक्स से सोल ट्रेडिंग इज राइटिंग इन, इनकम टैक्स जो होता है उसकी सोल ट्रेडिंग को कहाँ लिखते हैं? तो उसकी सोल ट्रेडिंग जो होती है वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाती है और कहीं नहीं जाती, ठीक है। सोल ट्रेडिंग बोलने का मतलब आपको अगर पता है प्लीज कमेंट कीजिए। सोल ट्रेडिंग मतलब सोल मतलब एक की बात की जा रही है ना। 129 का जो है क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ द टीडीएस ऑन सैलरी आर डेबिटेड अंडर सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो टीडीएस जो होता है वो आपको पता होगा, कभी सैलरी स्लिप उठा के देख लेना, तो टीडीएस कटता है वो आपका 192 में ही आता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है what is for individual HUF and firms other than LLP being the resident having total income up to 50 lakh and having income from business and profession which is computed under section 44 AD, 44 ADA और 44 AE। तो आंसर आपका हो जाएगा ITR 4, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ITR 4। चलिए धन्यवाद आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं कुछ देर में अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।